दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे स्कैम के ऊपर है जिनमें इतने सारे पैसे इन्वॉल्व थे कि इन्वेस्टिगेशन टीम के होश उड़ गए। 10 साल तक चले इस स्कैम को बिना रुके चलाने के लिए कई सारे मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन के साथ साथ 300 MBA कर चुके छात्रों को भी नौकरी पर रखा गया था। ईमानदारों का ईमान खरीदने के लिए एक मोटी रकम के साथ साथ अलग से मंथली सैलरी भी दी जाती थी। आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस जेल में वो स्कैमर बंद था, उस जेल के कई सारे हवलदारों के अकाउंट में 300 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए पाए गए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इन पैसों के सामने टिक नहीं पाता था। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि स्कैम का मास्टरमाइंड कुछ सालों पहले तक नासिक के रेलवे स्टेशन पर फल सब्जियां बेचा करता था। तो आखिर ये स्कैम हुआ कैसे? एक फल बेचने वाला मामूली सा व्यक्ति इतने बड़े स्कैम का मास्टरमाइंड कैसे बन गया? दोस्तों 1992 में हुए हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो सबने ही सुना होगा, जिसमें करीबन 4000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कैम 2003 में उससे 5 गुना ज़्यादा करीबन 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कई रिपोर्ट्स तो ये आंकड़ा 32,000 करोड़ तक बताते हैं। जानेंगे सब कुछ, बने रहिए आखिरी तक इस मज़ेदार वीडियो में। वेब सीरीज स्कैम 1992 के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हंसल मेहता की दूसरी वेब सीरीज महाराष्ट्र के चर्चित स्टैंप घोटाला करने वाले अब्दुल करीम तेलगी पर आधारित होगी, जिसका नाम होगा स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि स्टैंप घोटाला था क्या और कैसे ये 10 सालों तक बिना पकड़े पूरे देश में चलता रहा। तो शुरुआत करते हैं इस घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी से, जिसका जन्म कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। पिताजी रेलवे में सामान्य कर्मचारी थे। अब्दुल के पढ़ाई के दौरान ही पिता की मौत से घर में पैसों की काफ़ी तंगी आ गई। अब्दुल करीम तेलगी ने ट्रेनों में फल सब्जी बेचकर अपने पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए। परिवार के हालत सुधारने के लिए कुछ दिन बाद वो मुंबई चला गया। पैसों का वो इस कदर दीवाना था कि उसका छोटी मोटी नौकरी में मन नहीं लगा और वो ज़्यादा पैसे के लालच में सऊदी अरब चला गया। लेकिन अपनी हरकतों के कारण ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और जल्द ही मुंबई वापस आ गया और फिर यहीं से उसकी स्कैम की जर्नी शुरू हुई। शुरू से ही वो शॉर्टकट से कमाए हुए पैसों पर ज़्यादा यकीन करता था। मुंबई आकर वो फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट बनाने का काम शुरू किया, जिनमें लोगों को फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज के जरिए भारत से सऊदी अरब पहुंचाया जाता था, जिसे मैन पावर एक्सपोर्ट के नाम से भी जाना गया। उन दिनों विदेश जाने के लिए दस्तावेज तैयार करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। विदेश जाने के लिए की जाने वाली तमाम प्रोसेस से बचने के लिए तेलगी ने यह काम शुरू किया। यही नहीं, करीम ने इसके लिए कंपनी भी खोली, जिसका नाम रखा अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स। 1991 में मुंबई पुलिस ने पासपोर्ट फर्जीवाड़े में इसे गिरफ्तार कर लिया, मगर ये जेल का दौरा उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। यहीं से उसने अभी तक के सबसे बड़े घोटाले का आइडिया आया। जिस जेल में इसे रखा गया था, उस जेल में एक रतन सोनी नाम का एक और अपराधी था। वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील्स करता था। जब भी जेल में कुछ कैदी आपस में मिलते थे तो कुछ न कुछ अपने बारे में डिस्कस करते थे और कई बार जेल से छूटने का प्लान भी बनाते थे। और वैसा ही कुछ हुआ तेलगी के साथ। रतन ने कहा कि छोटे मोटे घोटाले में कुछ भी पैसा नहीं है, उस पर से जेल जाने का भी खतरा मंडराता रहता है। करना है तो कुछ बड़ा करो। उसने अब्दुल करीम तेलगी को एक ज़बरदस्त आइडिया दिया। उसने कहा कि गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर होता है, जिसे हम कई तरह के ऑफिशियल कामों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर हम कैसे भी करके नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दें तो हम करोड़ों में कमा सकते हैं और कोई ये पता भी नहीं कर सकता कि ये असली है या नकली। अब्दुल करीम तेलगी की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। उसे यह आइडिया बहुत ही अच्छा और सुरक्षित लगा और बात भी बिल्कुल सही थी। अगर जिस तरीके और मशीन से सरकार असली स्टैम्प पेपर छापती है, अगर वो वैसी ही मशीनों और टेक्नोलॉजी से स्टैम्प पेपर छापते तो वो नकली कहा जाता। लेकिन कोई भी व्यक्ति देख के असली और नकली में फ़र्क नहीं बता सकता था। और इंडिया में स्टैम्प पेपर तो बहुत ही बड़े लेवल पर यूज किया जाता है।
जेल से छूटने के बाद अब्दुल करीम तेलगी इस स्कैम को हकीकत में बदलने में लग गया। वो जानता था कि इतने बड़े लेवल पर घोटाला करने के लिए हमें पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद लेनी होगी और साथ ही साथ सही समय पर उनकी जेब भी भरनी पड़ेगी। सबसे पहले उसने 1994 में स्टैम्प वेंडिंग का लाइसेंस लिया। गलत काम को बिल्कुल सही तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करने का इरादा था उसका, ताकि जब वो इन स्टैम्प पेपर को बेचना शुरू करे तब कोई शक ना कर सके। ओरिजिनल स्टैम्प पेपर नासिक में सरकार प्रिंट करती थी। वहीं पर गवर्नमेंट का इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है जहां ये स्टैम्प पेपर प्रिंट हुआ करते थे। चूंकि करीम नासिक में रह चुका था तो उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल से कांटेक्ट बनाया और पैसे खिला के वहां के अच्छे मशीनों को आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बताकर नीलामी करवाया और सबसे ज़्यादा बोली लगाकर उसे खरीद लिया। साथ ही कुछ कॉन्टैक्ट से उसने स्टैम्प छापने की डाई और ज़रूरत के सारे उपकरण कम दामों में खरीद लिए। अब अब्दुल करीम तेलगी के पास भी वही इक्विपमेंट्स थे, वही टेक्नोलॉजी थी जो सरकार के पास थी। वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे स्टैम्प पेपर छाप रहा था। बस ओरिजिनल और नकली स्टैम्प में इतना ही अंतर था कि ओरिजिनल सरकार के प्रिंटिंग प्रेस में छप रही थी और नकली ये तेलगी छाप रहा था। बस अब होना क्या था, वो इस फ्रॉड को बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने लगा। उसने फेक स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, नोटरी स्टैम्प्स, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और इनके जैसे ही कई सारे स्टैम्प पेपरों का डुप्लीकेट पेपर छापने लगा। और तो और इस स्कैम को बड़े लेवल पर चलाने के लिए उसने 300 MBA स्टूडेंट्स को भी एजेंट के तौर पर रखा था, जो बड़े बड़े कस्टमर्स जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, नोटरीज और यहाँ तक कि बैंक्स को भी अपने नकली स्टैम्प पेपर कम दामों में सप्लाई करते थे। अब दोस्तों आप समझिए, स्टैम्प पेपर 5 रुपये का हो या फिर 2000 रुपये का, उसे छापने में तो 1 या 2 रुपये ही उसे लगता था। उसे पता था कि अपने इस स्कैम बिजनेस को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए असली स्टैम्प पेपर्स जो सरकार छाप रही थी उसका शॉर्टेज क्रिएट करना होगा, तभी उसके नकली स्टैम्प पेपर्स की डिमांड बढ़ेगी। और वो ऐसा करने में कई सालों तक सफल भी रहा। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कर्नाटक में एक समय ऐसा भी आया था कि सरकार के छापे गए स्टैम्प पेपर्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं बची थी। ओरिजिनल स्टैम्प पेपर महंगे होने के कारण कोई उसे खरीदता ही नहीं था। बहुत ही तेजी से फैलने वाला ये स्कैम देखते ही देखते कुछ ही सालों में इंडिया के 18 राज्यों के 70 से भी ज़्यादा सिटीज़ में फैल गया। तेलगी हर एक को पैसों का धौंस दिखाकर उसकी तरफ कर लेता था। बड़े से बड़ा मंत्री हो या बड़े से बड़ा पुलिस अफसर, सब तेलगी के जेब में रहते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार उसके पास इतना सारा कैश था कि वो बोरियों के नंबर से अपने पैसों का अंदाज रखता था। फ्रॉड से कमाए गए इन पैसों से वो अय्यासी करने लगा। कहा जाता है मुंबई के एक बार में उसने एक बार गर्ल के ऊपर एक रात में 92 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जो रातों रात उस बार गर्ल को मुंबई की सबसे रईस बार गर्ल बना दिया। तेलगी के लिए सब कुछ सही जा रहा था। मुंबई में बैठे वो हजारों करोड़ों का अंपायर मजे से चला रहा था। लेकिन मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर बेंगलोर में शुरू हुआ तेलगी के गोरख धंधे का अंत, जब सन 2000 में बेंगलोर पुलिस को एक फेक स्टैम्प पेपर की टिप मिली। पुलिस ने जब इनमें इन्वॉल्व लोगों को पकड़ा तब जाकर उसके सामने नाम आया अब्दुल करीम तेलगी का। अब उसकी पहुंच ही इतनी ऊपर थी कि उसका पकड़ना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी बड़ी मशक्कत से 2001 में तेलगी को अजमेर के दरगाह से गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों इसमें भी चौंका देने वाली बात ये थी कि वो बड़े ही मज़े से जेल गया और जेल के सारे पुलिसकर्मी को इतने पैसे खिलाए कि वहाँ बैठकर वो आराम से अपने कामों को फ़ोन से ही अंजाम दे रहा था। हैरान कर देने वाली बात कर्नाटक की ऑफिसर डी रूपा बताती हैं कि वो जेल में इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था कि उसने बॉडी मसाज करने के लिए 3-4 लोगों को रख रखा था। जब ये बात सामने आई तो पुलिस ने तेलगी के फ़ोन को टैप करना शुरू किया तो पता लगा कि वो कई सारे फ़ोन और सिम इस्तेमाल करता है। 52 लोगों के साथ 1300 फ़ोन कॉल को टैप किया गया, जिससे 400 करोड़ के नकली स्टैम्प पेपर का सौदा पकड़ा गया। यहाँ तक कि तेलगी से सच उगलवाने के लिए उसे नारकोटिक टेस्ट से भी गुजारना पड़ा, जिसका ओरिजिनल वीडियो भी मीडिया में लीक हो गया था। टेस्ट में उसने कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन के नाम भी लिए, लेकिन कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ।
तेलगी पर घोटाले का मुकदमा चला और उसे 30 सालों की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया, जो किसी व्यक्ति पर लगाया गया उस वक्त का सबसे बड़ा जुर्माना था। तेलगी को कई सारी बीमारियां भी थी, जिनमें से एक एड्स भी था। वर्ष 2017 में तेलगी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसे भी जेल में हर्षद मेहता की तरह ही मरवा दिया गया था, क्योंकि उसने कई सारे नेताओं का नाम ले लिया था। आज तक तेलगी के स्कैम के पैसे कहां और किसके पास हैं, उसका कोई जानकारी नहीं है। साथ ही वो इन स्टैम्प पेपर्स को कहां प्रिंट करता था, उसका भी कोई सबूत नहीं मिला। सबसे दुविधा वाली बात तो ये थी कि ये जो 10 सालों तक बिके करोड़ों नकली स्टैम्प पेपर्स थे, उनका क्या किया जाए, जिस पर कई शादियां हुई, कई सारे घर और जमीन बिके, कई सारे ऑफिशियल काम किए गए। क्या उन सभी को इल्लीगल घोषित कर दिया जाना चाहिए? सरकार ने मजबूरन उन सारे नकली स्टैम्प पेपर्स को असली की तरह, या फिर यूं कहें असली करार दिया और एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।